स्वस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीणादवा मारुतः प्रतिमातरः शोभञ्जानो प्रीदरे गोजग्मया अग्निर्जुह्वानवः चक्षसो विषवे नो देवा अवसागम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सभी सामने ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादतमो विष्णु सर्वाधिपतिवाद्यादिष्टदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं जद्भूतं जचाभ्यं भूतामृतत्वस्येषान जगन्नेनातिरोहति। हमारे सब बच्चे स्वामी जी सर प्रणाम। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको इस ठंड की दोपहरी में आप सबका स्वागत है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज से बीते कई अवसरों पे विभिन्न विषयों पर विमर्श होता रहा और स्वामी जी ने कुछ प्रस्ताव किया था विश्वविद्यालय के सामने। तो अब जबकि हम लोग उसको एक लगभग मूर्त रूप दे सके हैं तो स्वामी जी से निवेदन हुआ कि अगर वो अपने ही मुखार बिंदु से इस पर प्रकाश डालेंगे तो फिर आगे हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे। भारत एक स्वर्णमयी युग का शुरुआत कर चुका है। भगवान राम अपने परिकरों सहित मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। भगवान रामलला का जो अस्तित्व और जन्मभूमि का अस्तित्व इधर उधर बिखरा पड़ा था, उसको हम लोग एक सुंदर मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत वेद शास्त्र के आधार पर चलने वाला देश है, जिसकी प्रामाणिकता समय समय पर महापुरुषों ने आके सिद्ध किया। कभी हम लोग सुने कि वेद का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी हम लोग सुनते थे कि वेद गणेरियों का गीत हुआ करता था, कभी रामायण पर आक्षेप हुआ, कभी महाभारत को नकारा गया, कभी पुराणों की चर्चा करने वाले लोग अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। इस क्रम में जब वेद पर आक्षेप हुआ तो हमारे कई महापुरुषों ने वेद के प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अपने अपने रूप में, अपने अपने कलम से, अपने अपने लेखनी के माध्यम से वेद के प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया। सबसे पहले वैदिकी मैथमेटिक का हम लोग नाम सुनते थे, जो अथर्ववेद के 16 सूत्रों से निकाला गया, और हमारे महापुरुष में भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने बस एक ही महापुरुष जो कि वेद की प्रामाणिकता को वैदिकी मैथमेटिक के माध्यम से सिद्ध किए। एक तो यह विषय हुआ, परंतु वेद का स्वरूप क्या हो सकता है, वेद में क्या है और वेद की प्रामाणिकता क्या है, इसको कम समय में ना बताया जा सकता है, ना समझाया जा सकता है, परंतु उसका भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास हम अपने माध्यम से कर सकते हैं और उसके और संकेत किया जा सकता है।
वेद का स्वरूप और प्रमाण्य एक पुस्तक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिखा और एक वेदार्थ पारिजात ग्रंथ की रचना की, जो कि वेद के प्रामाणिकता को सिद्ध किया। और उसमें विभिन्न विषय है जो कि पढ़ा जा सकता है, जो विद्यार्थी उसको समझ सकते हैं। इस हेतु और इसको स्थापना करने हेतु हम लखनऊ विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर श्री आलोक राय जी हैं, उनसे कई बार हम लोग मिलते रहे। हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया कि अगर इस तरह की कोई शोध पीठ आपके यहाँ स्थापित होती है तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ये सहज भाव के धनी और हमेशा मुस्कुराने वाले लोग हैं। उन्होंने सहजता से इस विषय को, दिल्ली में जब हम लोग एक कार्यक्रम में मिले थे तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि आप पुस्तक भेजिए, हम उसको अपने जो सिस्टम है उसमें लगाते हैं और लगा के उस पर अध्ययन किया जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जब हम लोगों से इनकी बात हुई तो कहे कि हम 3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, लौटने के बाद आप आइए तो फिर हम इस विषय पर चर्चा करके जो हम लोग प्रयास किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और इस पीठ को स्थापित करेंगे। तो इनको हम साधुवाद देते हुए इनके उत्तरोत्तर वृद्धि की जरूर कामना करेंगे कि इतने पुनीत काम में अपना सहयोग सहर्ष देने की भूमिका को सुनिश्चित किया। और निश्चित रूप से यह विषय जो है भारत के उत्थान हेतु ही नहीं, अपितु जो हम लोग वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं और हमारे सनातन धर्म के लोगों का मानना है, जब हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो इसमें ना किसी जाति वर्ग लिंग का इसमें हम लोग चर्चा नहीं करते, हम लोग सीधा चर्चा करते हैं उस पूरे अखिल ब्रह्मांड का कल्याण हो, जिसमें चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जिसको हम लोग मानते हैं सब उसमें आ जाता है। तो इसका भावना पूरे विश्व का कल्याण है। अगर वैदिकी मैथमेटिक का खोज होता है a+b के होल स्क्वायर पर हम जानते हैं तो केवल एक सनातन को मानने वाला बच्चा नहीं पढ़ता है, अपितु वह मुस्लिम का भी लड़का पढ़ता है, ईसाई का भी लड़का पढ़ता है। अमेरिका ने भी उसको एक्सेप्ट किया और ब्रिटेन ने भी उसको नकारा नहीं। तो यह हमारी संस्कृति और सभ्यता है जिसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये देखते हैं कि हम लोग विश्व विनाशक यंत्र का आविष्कार करते हैं, अणु बम परमाणु बम का खोज और रचना जरूर कर देते हैं, जो कि विश्व का विनाश मात्र कुछ क्षणों में कर सकता है, परंतु उसका उपसंहार हमारे पास नहीं है। और जब हम अपने शास्त्रों के पुराने विषयों में देखते हैं, अपने ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, तो देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अगर अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों लोग करते हैं, अश्वत्थामा के पास उस अस्त्र को लौटाने की क्षमता नहीं होती है, परंतु अर्जुन अपने परिश्रम के माध्यम से ब्रह्मास्त्र जब गोली निकलती है तो उस गोली को वापस भी कर लेता है। तो इसकी प्रामाणिकता हमारे शास्त्रों में सिद्ध होती है। जब हम लोग पुष्पक विमान की चर्चा सुनते थे तो ये लगता था कि यह कपोल कल्पित घटना है, कहाँ हो सकता है। अगर रामायण को ही हम लोग माने तो आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा की थी, और आज हम लोग रोज विमान से उड़ रहे हैं। दिन में हमको लगता है कि लखनऊ एयरपोर्ट से 100 जहाज इधर उधर जाती होगी। तो हमारे वेद की प्रामाणिकता इससे सिद्ध होती है और निश्चित रूप से यह भारत को एक स्वतंत्र आयाम देने का काम करेगा, और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है याद करेगी। और सबसे साधुवाद आलोक राय जी को है कि जो अपने उस पुरातन परंपरा को पकड़ के और नई ऊर्जा में संचार कर रहे हैं, जो कि पुरानी संस्कृतियों को नई संस्कृतियों में, जैसे ट्रांसफार्मर होता है कि अपने में बिजली लेता है और कार्य अनुसार सबको थोड़ा थोड़ा बांट देता है जिसको जितनी आवश्यकता होती है। तो यह निश्चित रूप से भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार को एक उपदेश देने का काम करेगा, ऐसा हमारा मानना है। और आगे भगवान विश्वनाथ की जो इच्छा होगी, जो यूनिवर्सिटी करेगा, हम लोग साधुवाद और उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो इसमें जैसा स्वामी जी ने बताया कि 2 विषय थे इसके। एक तो ये कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने जिस तरह से वेद को स्थापित किया, उसकी प्रामाणिकता को स्थापित किया,
और जिस तरह की भ्रांतियां थी उसके विषय में, तो ये छात्रों के माध्यम से बड़े समाज तक जानी चाहिए। तो इस विषय पर हम लोगों ने एक व्यापक विमर्श किया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत और डिपार्टमेंट ऑफ प्राच्य संस्कृत के अध्यापकों से, और ये तय हुआ कि नए एकेडमिक सत्र से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम इसको पढ़ाएंगे, ताकि एक पुस्तक भी स्वामी जी की है, वेद का स्वरूप एवं प्रामाण्य। तो इसमें बहुत सरल भाषा में वो जो तमाम भ्रांतियां वेदों के बारे में प्रचलित की जाती हैं उसको एड्रेस किया स्वामी जी ने, और इसके माध्यम से हम लोग इस विषय को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एज अ कंपल्सरी पेपर हम लोग संस्कृत में इसको पढ़ाएंगे। दूसरा स्वामी जी का एक विचार था कि 100 साल से ज्यादा पुराना विश्वविद्यालय है और अब अपनी एकेडमिक दृष्टि से, शोध की दृष्टि से एक व्यापक इम्पैक्ट सोसाइटी में कर पाने की स्थिति में है, तो एक हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। इस पर एक व्यापक विमर्श हम लोग बीते काफी समय से कर रहे थे, और अब चीजें काफी कॉन्क्रिटाइज और मटीरियलाइज हो गई हैं। तो इसका एक हिंदू अध्ययन केंद्र के नाम से एक केंद्र विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कई चीजें होंगी। प्रमुखतया एक एमए इन हिंदू स्टडीज, और अभी आपको याद होगा तो यूजीसी ने हिंदू स्टडीज में नेट की परीक्षा भी शुरू कर दी है। एज अ डिसिप्लिन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ। तो वो हम अपने यहाँ शुरू करना चाहते हैं, एमए इन हिंदू स्टडीज। इसी प्रकार एक शोध पीठ, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रचलन में है वो राज्य सरकार ने हमको पहले भी कई शोध पीठ दिए हैं, तो हम एक शोध पीठ का प्रस्ताव भी इस केंद्र के माध्यम से देने जा रहे हैं। और तीसरा, इस शोध पीठ में जो भी हमारा रिसर्च एक्टिविटी है, इसमें हम जेआरएफ माने फेलोशिप भी ऑफर करेंगे इस शोध पीठ की अर्निंग से। तो उसके थ्रू हम स्पेसिफिकली ये चाहते हैं कि सनातन संस्कृति और हिंदू रिलीजन दोनों के ऊपर कॉन्क्रीट रिसर्चेस आए और वो इसके विस्तार में अपना योगदान करें, अध्ययन के इस विधा के विस्तार में अपना योगदान करें। तो ये दो बड़े डिसीजन थे जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो ये एमए के लिए जो कोर्स एमए के लिए जो आप शुरू करेंगे, जी जी, तो ये कब से इसी सत्र से जो हाँ आने वाला है? ये एमए हम पहले तो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं हमारा हिंदू अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र में 3 प्रमुख कार्य हैं। एक एमए इन हिंदू स्टडीज इस केंद्र के माध्यम से, दूसरा एक शोध पीठ का प्रस्ताव, वो डिपेंड करता है कि हमको शासन को आप हाँ जैसे प्रस्ताव पहले भी हम लोग भेजते हैं उसी को शासन अप्रूव करता है, वो एक प्रस्ताव बना रहे हैं। और तीसरा कि जितने भी रिसर्च हम जो जेआरएफ हैं उनको, ताकि कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ स्टडीज निकल के बाहर आए जो इसके विस्तार और इस विधा को विस्तार में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो अगले सत्र से एमए इन हिंदू स्टडीज, ये जो जुलाई से आने हाँ। अध्ययन केंद्र तो हमारी व्यवस्था है, वो तो हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कब तक प्लानिंग? अगले सत्र से। यूजी वाला कोर्स का क्या रहेगा? वेद का जो आपने बताया। हाँ, अब उसका हमारी बात हुई है। स्पेसिफिक पेपर का नाम टेंटेटिवली, हालांकि उसकी तो एक प्रक्रिया है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो एक प्रक्रिया है, वो आप जानते हैं। लेकिन अभी जो हमारा हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ डिस्कशन हुआ, उसमें सनातन वैदिक संस्कृति नाम का एक पेपर हम लोग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसमें सनातन वैदिक, थोड़ा रुक सनातन वैदिक संस्कृति, वैदिक गणित पे भी कोई पाठ्यक्रम लाएंगे?
नहीं, वैदिक गणित पे पाठ्यक्रम नहीं है, लेट अस डिफरेंशिएट। एक पेपर और पाठ्यक्रम दो अलग अलग चीजें हैं। ये यूजी पीजी दोनों में ऑफर करेंगे। पेपर एज पेपर पेपर। जी हाँ, जो पढ़ाई पहले से चालू है उसमें एक पेपर रहेगा। एक पेपर रहेगा। जैसे अभी आप देखेंगे हमारा 1 ईयर पीजी शुरू होने जा रहा है, तो 1 ईयर पीजी के लाइट में हमारा जो 2 ईयर पीजी है उसको भी कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर करना है। और इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट में भी ये विषय पिछली बार भी उठा था कि जब हम क्रेडिट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो क्यों ना सिलेबस को भी चेंज किया जाए। तो इस अभी अगले हफ्ते से आपको ये नोटिफिकेशन सभी डिपार्टमेंट्स को जा रहा है कि वो अपना कर लें। तो जब वो अपना सिलेबस रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उस सिलेबस रीस्ट्रक्चरिंग में मतलब ये जो सनातन वैदिक संस्कृति का पेपर है, ये यूजी और पीजी लेवल पे ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कंपलसरी होगा। कंपलसरी मैंने 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक कंपलसरी पेपर होता है, एक इलेक्टिव पेपर होता है। सर मेजर ये इलेक्टिव हाँ, मेजर इलेक्टिव में होगा कि कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी पेपर है। क्या सर्टिफिकेट कोर्स या पीजी नहीं, डिप्लोमा कोर्स के बाद में निकालेंगे बाद में? अभी इसकी योजना नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको हम लोग रिस्पांस कैसा रिसीव करते हैं। लेकिन इसमें जैसे आपने बताया जिस स्कूल में पाठ्यक्रम को लाने की बात हो रही है, इसको केवल संस्कृत तक क्यों सीमित रखना है? इसको तो ओपन में करना चाहिए, माइनर में, कि जो चाहे वो ले सकता है। नहीं, अभी आप नहीं समझे। जैसे कोई पेपर शुरू होगा किसी विभाग में ही, कहीं तो शुरू होगा ना। अब ये है कि जैसे इंटर डिपार्टमेंटल और इंट्रा डिपार्टमेंटल में अगर कोई और बच्चा भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, वो अगला स्टेज है। लेकिन विभाग तो कोई शुरू करेगा ना। लेकिन सर अगर सर्टिफिकेट कोर्स लाते या पीजी डिप्लोमा कोर्स लाते तो ज्यादा इसका। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच ये है कि हम पहले रिस्पॉन्सेज देखें। सही है। तो 1 साल से शुरू हुआ कि 2 साल का होगा? वो तो 2 साल का होगा। हाँ, 2 साल जहाँ यूजी में आप नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ तो आपको 2 साल वाला ही शुरू करना होगा। जॉब में, करियर में कहाँ पे इफेक्ट आएगा? ये तो हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं और अभी रिसर्च में, और मुझे लगता है लाइब्रेरीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, म्यूजियम्स में और जितने रिलीजियस सेंटर्स हैं, इसमें इसका एक व्यापक उपयोगिता है। का प्रस्ताव भेजा जा चुका है? नहीं, अभी तो आज हम लोग फाइनल किए, सुबह से हम लोग की मीटिंग्स चल रही थी। ये पहली बार आपके सामने प्रस्ताव किया जा रहा है और बहुत शीघ्र हम लोग इसको भेज देंगे। उस पर बात अलग से करेंगे, अभी तो आज के इस विषय पर। ठीक है, थैंक यू।